नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। भूषण साइंस प्लस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आयुष जैन फिर से आप सबके लिए लेके आ गया हूं क्या एम्स के बीएससी नर्सिंग का यहां पर क्या जीके सेक्शन। ठीक है दोस्तों, सही सुना आपने अब तक मुझे नर्सिंग एप्टीट्यूड देखते हुए, लेकिन मेरी एक और स्पेशलिटी है, मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ जीके के क्वेश्चंस। तो अब हम लोग यहाँ पर जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने सॉल्व किए थे कौन से 2023 के और 2022 के क्वेश्चंस। तो अब हम यहां पे कौन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2021 और 2020 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे यहाँ पे सब चीजों का यहाँ पे मैंने लिख के रखा है बैनर में, बट यहाँ पे साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी माध्यम में भी रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पूरी फैकल्टी है, जिसको यहाँ पे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूं कि यहाँ पर अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है तो हमारे पास पूरी फैकल्टी अवेलेबल है, जिसमें ये जो 3 है ये है पूरे इंग्लिश मीडियम में। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भरत सर लेते हैं आपका फिजिक्स में, रेणुका मैम लेती है आपका केमिस्ट्री, और जो हमारी वाणी मैम है ये लेती है आपका क्या बायोलॉजी को इंग्लिश मीडियम में। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही अमेजिंग सेशंस लेते हैं। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिक्कत हो रही है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशानी फेस करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरा क्या हिंदी स्टाफ है, जिसमें क्या है अभिनव सर, शिवानी मैम और रोहित सर जो है यहाँ पे ये आपके रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र को हिंदी माध्यम में आपके सेशन जो है वो लेंगे। और मैं आयुष जैन यहाँ पे आपका जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड को यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लेता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, आप ही के लिए है, जो कि क्या 10 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में हमेशा जो है आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा 100% कस्टमर सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इस नंबर को जो है आप यहाँ पे कभी भी सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे पास में यहाँ पे और क्या है, एक हमारे पास डेडिकेटेड ऐप। ये क्या है? भूषण साइंस प्लस का ऐप। क्यों? क्योंकि भूषण साइंस इज मोर देन जस्ट अ क्लास। ठीक है, तो यहां पे ये हमारे पास में इसका ऐप है, जिसका यहां पे आपको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पे आपको मिलेगा क्या 100% एक्सेस। किस चीज का? लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स, पावर पॉइंट, पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, सब चीजें आपको यहां पे मिलेंगी एकदम कंप्लीट पैकेज की तरह। ठीक है, तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी, आपको जाना है फटाफट से डाउनलोड करना है भूषण साइंस प्लस ऐप। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपके लिए फिर से एक और चीज लेके आ गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर चल रहे हैं किस पे? एक क्रैश कोर्स के साथ में। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे उतना जरूरी जितना। हम यहाँ पे बाकी के अनवांटेड चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकली किसके ऊपर फोकस करेंगे? जो कि यहाँ पे आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर में आप जो हर साल की तरह यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका यहां पर स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है? मात्र और मात्र 555 रुपए है इसकी कीमत। ठीक है, तो यहां पे आप लोग इसलिए इसको खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग यहां पे मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, आपका कश्मीर, आपका दिल्ली, सब यहाँ पे जो है इजीली कवर अप होता है। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड विद भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। और दोस्तों हमारे पास में क्या है? हमारे पास में प्रॉपरली एम्स के लिए डेडिकेटेड सीरीज। किस चीज की? नर्सिंग एप्टीट्यूड और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, जो कि यहाँ पे किसमें? एम्स में भी पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एम्स एग्जाम क्या होता है? सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों बिना किसी और देरी के हम लोग आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप लोगों को आंसर पहले से लिखा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये चीज जो है मैंने इसलिए आपके लिए प्रिपेयर करी है, क्योंकि पिछले सालों में कभी कभी इन सब चीजों के जो आंसर्स हैं आपको जल्दी नहीं मिल पाते हैं करके, ऐसा मैंने असली आपके लिए स्पेसिफिकली फोकस रखते हुए इसको यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया, ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में इजी पड़े। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि, ठीक है, हु इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूमेनिस्ट। ठीक है, माने कि न्यूमेनिस्ट को यहां पे किसको कहा जाता है? ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? एन एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एन एक्सपर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ पर्सन हु स्टडीज कॉइन्स। और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ पर्सन हु लव्स ट्रेवलिंग। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों
हम आते हैं फिर से हमारे एलिमिनेशन मेथड के ऊपर में। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूमेनिस्ट जो है यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे, एन एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो नहीं भाई, यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट है उसको यहाँ पे ये चीज नहीं कही जाती, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैथमेटिशियन। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर जो है इसका थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, तो आपको यहाँ पे इजीली जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मैथमेटिशियन नहीं हुआ यहाँ पे, न्यूमरोलॉजिस्ट को भी यहाँ पे न्यूमेनिस्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, तीसरे क्या बोल रहा है, पर्सन हु स्टडीज कॉइन्स। हाँ जी, करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माने कि एक ऐसा पर्सन यहां पर जो कि कॉइन्स की स्टडी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेनिस्ट। ठीक है, तो यहां पे कॉइन्स की भी एक अलग से स्टडी होती है, जिसमें कॉइन का स्ट्रक्चर, कॉइन की धातु, कॉइन का शेप, साइज, उसका करेंसी, सब चीजें यहां पे डिस्कस करी जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु स्टडीज कॉइन। ठीक है, और ट्रैवलिंग को यहाँ पे जो कहते हैं उसको यहाँ पे ट्रैवलर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हुआ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आंसर नंबर सी है इसका यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, चलो दूसरा क्या बोलते हैं, रवि कुमार दहिया इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। माने क्या, यहां पर जो है रवि कुमार दहिया जो है यहाँ पर ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग बोलेंगे सर ये तो क्रिकेट वाले हैं। नहीं भाई, क्रिकेट में नहीं थे यहाँ पे, क्रिकेट में जो थे यहाँ पे उसको बोलेंगे विजय दहिया, वो जो आदमी था उसका नाम था विजय दहिया। ठीक है, बोल रहे हैं रवि कुमार दहिया जो है कौन से स्पोर्ट्स साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पास में चार ऑप्शंस कौन से हैं, पहला फुटबॉल, ठीक है, दूसरा क्या है बैडमिंटन, तीसरा क्या है हमारे यहाँ पे रेसलिंग, और चौथा यहाँ पे कौन सा है शॉर्ट पुट। तो भाई रवि दहिया जो है कभी भी फुटबॉल जीवन में नहीं खेले हैं। ठीक है, बैडमिंटन में सिर्फ प्रकाश पादुकोण और यहाँ पे कश्यप जी हैं हमारे, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम वेल नोन खिलाड़ी हैं। ठीक है, रेसलिंग, हाँ जी रेसलिंग हुआ है इसका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो रवि कुमार दहिया है इन्होंने हमको क्या किया था, इन्होंने हमको टोक्यो में रेसलिंग में, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने रेसलिंग में हमको सिल्वर पदक दिलाया था। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्या, रेसलिंग। ठीक है, चलो यहां पे सी हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोल रहा है नोबेल पीस प्राइज 2020 वाज अवॉर्डेड टू। ठीक है, माने कि जो 2020 का नोबेल पुरस्कार था वो यहां पर किसको मिला था। ठीक है, तो हमारे पास में चार ऑप्शन कौन से हैं, WHO है हमारे पास पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, माने कि WFP। तो दोस्तों यहां पे जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि जो यहां पे नोबेल पीस प्राइज है ये जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को मिले। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, किसी फेडरेशन को भी मिल सकता है, या किसी टीम को भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो 2020 का स्पेसिफिकली क्या जो हुआ था प्रॉपरली आपका नोबेल पीस प्राइज अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी उसमें क्या था, उसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस अवार्ड जो है वो प्राप्त किया गया था। क्यों, क्योंकि जो पुतिन जी थे और जो डोनाल्ड ट्रंप थे दोनों की आपस में क्या चल रही थी, नोकझोंक चल रही थी, तो उनको शांति से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। WHO को यहाँ पे क्या हुआ था 2019 में जो है वहां पे नोबेल पीस प्राइज मिल चुका था, तो यहाँ पे WFP को क्या मिला था 2020 में नोबेल पीस अवार्ड जो है वो मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बोल रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स दैट फिक्स इन द एयरक्राफ्ट। माने क्या, एक हवाई जहाज में जब एक काला बक्सा जो है यहां पे लगा रहता है उसका रंग क्या होता है। ठीक है, यहां पर जो एयरक्राफ्ट है उसमें मल्टीपल बॉक्सेस लगे रहते हैं और सब बॉक्सेस का अलग अलग फंक्शन रहता है। एक रहता है क्या कॉकपिट रहता है, एक रहता है क्या ड्राइवर केबिन रहता है, एक यहाँ पे अलग से रूम रहता है जिसमें ड्राइवर रेस्ट कर सकता है, साथ में पूरे पैसेंजर रहता है, किचन रहता है और एक लैबोरेटरीज रहती है। तो सब जगह पे एक अलग 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 कलर होते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स रहता है उसका कलर यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो
यहां पर वो जो ब्लैक बॉक्स है उसका कवर क्या रहेगा, यहां पे ऑरेंज। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि समझ लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट में यहां पे आपके पूरे से विंडोज बनी हुई है हर जगह पे, ठीक है, यहां पे ड्राइवर का केबिन है। तो बोल रहा है कि यहां पे मान लीजिए अगर इस यहां पे ये जो एक इधर पे एरिया में ये ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, इस ब्लैक बॉक्स का यहाँ पे ओरिजिनल कलर क्या रहेगा, तो उसका ओरिजिनल कलर क्या रहता है, यहाँ पे रहता है उसका ऑरेंज। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें तो क्वेश्चन है ब्लैक बॉक्स बोल रहे लेकिन ऑरेंज क्यों है, क्योंकि भाई जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पर सभी मटेरियल्स का जो है वो ब्लैक बॉक्स रहता है, लेकिन उसके ऊपर में कलर डिनोशंस होते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहां पे जो है इसका ऑरेंज कलर जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे पांचवा क्वेश्चन आया हमारे पास में, क्या बोल रहा है, द फर्स्ट न्यूक्लियर, ठीक है, मिसाइल ट्रैकिंग शिप डेवलप्ड बाय इंडिया नेवी इज। ठीक है, माने क्या कि जब यहां पर इंडियन नेवी के जो इन्होंने प्रॉपरली जब डिजाइन किया था न्यूक्लियर मिसाइल के लिए, जो एक शिप तैयार करी थी, उस शिप का क्या नाम था। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे चार ऑप्शंस कौन से हैं प्रॉपरली। ठीक है, हमारे पास में चार ऑप्शन है, आईएनएस विराट, ठीक है, दूसरा क्या है आईएनएस ध्रुव, तीसरा क्या है आईएनएस शक्ति, और चौथा क्या है यहाँ पे आईएनएस खंडेरी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे आईएनएस विक्रांत तो है ही नहीं, हमने रुस्तम पिक्चर में तो देखा था उसमें तो आईएनएस विक्रांत था। ठीक है, और यहाँ पे गाजी अटैक में भी आईएनएस विक्रांत था, तो बाकी यहाँ पे आईएनएस विक्रांत क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये जो चीज थी यहाँ पे ये न्यूक्लियर मिसाइल के पहले की थी, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजर जो है यहाँ पे हमारे इंडिया में 1974 में किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया गया था इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मिसाइल है यहां पर किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका आईएनएस ध्रुव। ठीक है, तो जो यहाँ पे दोस्तों आईएनएस ध्रुव नाम की जो यहाँ पे शिप थी, ये क्या थी, एक वॉर शिप थी, इंडियन नेवल सर्विसेज की तरफ से आती थी, और उसके बाद में यहां पर जो थे इन प्रॉपरली न्यूक्लियर मिसाइल्स को जो क्या था उनको कैरी किया गया था, ताकि क्या वॉर के दौरान जो है हमारे यहां से इसको यूज किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इटली बोल रहा है व्हाट इज द, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क सिचुएटेड इन इंडिया। माने क्या, इंडिया में यहां पर पहला जो है पॉलिनेटर पार्क है वो कहां पर सिचुएट किया गया था। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमको समझने की क्या जरूरत है कि पॉलिनेटर पार्क क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेटर पार्क जो होता है ना, मेनली ऐसा पार्क होता है जहां पे बॉटेनिकल गार्डन्स वगैरह जो पार्ट रहता है ना, वहां पे उसका यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन वाला पार्ट जो है वो एकदम हाईएस्ट पीक पर चलता है। ठीक है, तो ये होता है एक पॉलिनेटर पार्क। तो उसके बाद हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, हरिद्वार, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे हल्द्वानी, ठीक है, ये क्या पे नैनीताल के पास में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है रुड़की, और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देहरादून। ठीक है, तो यहां पे जो चारों स्टेट्स है, ठीक है, जो चारों सिटीज है यहां पे ऐसा, उनका जो रिलेशन है सब कुछ क्या है नॉर्थ ईस्ट से है। ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट बोल नॉर्थ एरिया से है, क्योंकि हरिद्वार भी वहीं पे, ऋषिकेश भी वहीं पे है, नैनीताल भी वहीं पर है, भीमताल भी वहीं, सब जगह वहीं पर है। तो नॉर्थ स्टेट जो है वहां पे क्या होता है, पॉलिनेशन का पार्ट जो है वहां पर इजिली होता है। ठीक है, तो यहां पर जो पॉलिनेटर पार्क था, पहला पॉलिनेटर पार्क, वो कहां पे हुआ था, वो हुआ था हरिद्वार नैनीताल के सॉरी हरिद्वार बोल रहा हूं, हल्द्वानी नैनीताल के पास में। ठीक है, वहां पर इस पार्क को सिचुएट किया गया था, जहां से क्या था पूरे यहां पे प्रॉपरली जो है फूल वूल का डेवलपमेंट जो था बहुत अच्छा किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पे वही था इसका आंसर नंबर बी। ठीक है, अब यहां पे अगला क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग मीन्स। ठीक है, एक ब्लॉग पूछ रहा है क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन कौन से हैं। ठीक है, बिग लॉग्स टू क्रॉस रिवर्स, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहां पे ऑन लाइन प्लेटफॉर्म इन साइबर डायरेस्ट। ठीक है, तीसरा यहां पे क्या बोल रहा है बिग ब्लॉक्स ऑफ
लैंड, और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्लॉट इन समवन लाइफ। ठीक है, तो भाई इसका आपको यहाँ पे कैसे मीनिंग समझोगे, जो आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप कभी YouTube चलाते हैं या आप कभी जब Facebook Instagram चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, आके अपना अपना दिनचर्या शूट करते हैं, कहीं जाते हैं तो उसको शूट करते हैं, या फिर कुछ मंगाया खाने पीने के लिए जाते हैं, आजकल तो रील्स भी बहुत चल रही है तो उसके बारे में शूट करते हैं। तो वो क्या शूट करते हैं, वो यहाँ पे ब्लॉग शूट करते हैं। तो यहाँ पे वो चीजों को जो ब्लॉग है, क्या उसका मीनिंग क्या होएगा, देखिए पहला क्या मीनिंग उसका बोल रहा है, बिग लॉग्स टू क्रॉस रिवर, माने क्या, बड़ी लकड़ियां नदी पार करने के लिए, नहीं भाई यहां पे ये चीज नहीं है। दूसरा चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर साइबर डायरिस्ट, हाँ जी करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी क्या है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे ब्लॉग्स को शूट करने का साइबर वालों के लिए, कंप्यूटर वालों के, जिसमें क्या होता है एक तरीके की दिनचर्या, अपनी खोज, कुछ भी सारी जो नई नई सारी चीजें हैं उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉग का मीनिंग। ठीक है, चलो यहां पे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हु इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन दी वर्ल्ड, माने क्या, वर्ल्ड में पहला नर्सिंग स्कूल जो है यहां पर किसने सिचुएट किया था। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन कौन से हैं, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पहला इर्नी नोवाडिक, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैरी क्यूरी, और चौथा यहाँ पे क्या बोल रहा है, मदर टेरेसा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग अपना जो पुराने वीडियोस को रिमाइंडर करेंगे, जिसमें मैंने कम से कम 6 बार एक ही क्वेश्चन को बताया हुआ है कि एक मैडम थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, जिनको हम लोग क्या फादर ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जब यहां पे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था तब ये मैडम क्या करती थी, ये मैडम कहां, वियतनाम के पास में रहती थी, और वियतनाम के में क्या हुआ था, वहां के जो सिपाही जितने भी यहाँ पे जंग लड़ रहे थे, तो यहाँ पे जब भी उनको घायल होते थे तो रात के समय उनके तंबू के अंदर में मैडम जाती थी और वहां जाकर उनके घावों का यहाँ पर इलाज करती थी। ठीक है, तो इस कारण से उनको यहाँ पे प्रॉपर इलाज, मतलब कैसे उनको पट्टी लगाना, उनके घाव साफ करना, जैसे एक नर्स काम करती है वैसे इनको कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहता था, इनको कहा जाता था लेडी विथ अ लैंप, क्योंकि ये जैसे आती थी अपने साथ में एक लैंप लेकर आती थी, एक लालटेन लेकर आती थी। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, लेडी विथ अ लैंप, और इनका नाम क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, बाकी मैडम क्यूरी ने जो था, मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था, और मदर टेरेसा को तो सब लोग जानते हैं कि द मोस्ट काइंडेस्ट वुमेन इन द अर्थ वाज मदर टेरेसा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे, 8वें क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग अपने। क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोल रहा है मेटाफिजिक्स रिफर्स टू। ठीक है, माने क्या पूछ रहा है, मेटाफिजिक्स माने क्या, मेटा भौतिकी शास्त्र जो है यहां पे किससे मिलता जुलता है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमारे पास में कौन से हैं, ज्यादा ऊपर चले गए थे, ये बोल रहा है एनालिसिस ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एट एटॉमिक लेवल। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या बोल रहा है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, कंसर्न विथ रेशनल इक्विटी और रेशनल क्वेरी ऑफ रियलिटी। ठीक है, तीसरा यहां पे क्या बोल रहा है, ब्रांच कंसर्न विथ प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग आइडेंटिफाई एट चेंज स्पेस एंड टाइम कैजुअलिटी नेसेसिटी। और तीसरा क्या, चौथा यहां पे क्या बोल रहा है, मेटा एनालिसिस। ठीक है, चौथा यहां पे क्या बोल रहा है, मेटा एनालिसिस रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपको समझना है कि मेटाफिजिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो मेटाफिजिक्स जो होता है ये फिजिक्स का एक बहुत कोर ब्रांच होती है अंदर में, जिसको करना बहुत कठिन होता है। और इसमें आप क्या पता करते हो, इसमें आप करते हो क्या, एक बहुत सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, आपको हर चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि स्पेस एंड टाइम के साथ में रियलिटी रखती है। इट इज जस्ट लाइक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये जो है यहां पे इससे थोड़ा सा मिलता जुलता पार्ट
आता है। ठीक है, चलो सी हुआ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर दोस्तों 9वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एन ऑस्कर विनिंग बंगाली फिल्म, ठीक है, डायरेक्टर इज, माने क्या कि ऐसा बंगाली फिल्म का कौन सा डायरेक्टर है जिसको क्या यहां पर ऑस्कर अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहां पे कौन सा है, पहला कौन सा, बंकिम चंद्र चैटर्जी, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, शोभित दे, शोभित दास, और चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सत्यजीत राय। ठीक है, तो यहां पर हमको 4 ऑप्शंस जो है मिले हैं, चारों के चारों क्या है यहाँ पे बंगाली पर्सन से, लेकिन यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है कभी भी डायरेक्टर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो थे एक फ्रीडम फाइटर। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जिसने वंदे मातरम की रचना की थी, यहां पे वो भी नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या यहाँ पे शोभित दास ये हैं, लेकिन इनको यहाँ पे डायरेक्टर, लेकिन इनको ऑस्कर नहीं मिला है। बच्चे कौन से, सत्यजीत रे या फिर सत्यजीत राय। ठीक है, ये ऐसे बंगाली पर्सन थे जिनकी फिल्म को यहां पर, बंगाली फिल्म को ऑस्कर अवार्ड का यहाँ पे खिताब है वो मिला था। ठीक है, चलो हम आते हैं हमारे 10वें नंबर के क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, बोल रहा है, ठीक है, द न्यूली बिल्ट संसद भवन प्रोजेक्ट इन दिल्ली इज टर्म्ड एज। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझिए कि जो सबसे नया नया बिल्ट है क्या, संसद भवन है, जो सबसे दिल्ली का संसद भवन जो सबसे नया नया बना हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट दिल्ली इज टर्म्ड एज, इस प्रोजेक्ट को यहां पे क्या बोलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास में कौन से हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास में कॉट प्लेस, ठीक है, कनॉट प्लेस, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे सेंट्रल विस्टा, तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है संसद मंदिर, और चौथा यहाँ पे क्या बोल रहा है इजिली हमको लोक नेता प्लेस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे चौथा ऑप्शन को भी थोड़ा सा ऊपर लेके चले चलता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, चौथा हमसे बोल रहा है लोक नेता प्लेस। तो दोस्तों यहां पे इसका मीनिंग क्या होगा स्पेसिफिकली कि जो सबसे ज्यादा नया नया संसद भवन अभी बना था दिल्ली में, उस बनने के उस हिस्से को या उस जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोजेक्ट था बनने का, उस प्रोजेक्ट को क्या बोलते थे। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्या नाम था, उस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा। ठीक है, माने क्या, सेंट्रल माने क्या, दिल्ली वाला पार्ट है, सेंट्रल जहां पे होता है ना सेंट्रल जेल ये वो करके, तो सेंट्रल विस्टा जो है उसको हम लोग यहाँ नए संसद भवन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जिसमें हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं उसी वाले सेशंस को जिसमें हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस जो देखे थे एम्स के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे 12वें नंबर के क्वेश्चन में। तो हमसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर इज, ठीक है, टिबेटन गवर्नमेंट एक्सिल गवर्नमेंट बेस्ड। ठीक है, तो अब हमसे यहां पे क्या बोल रहा है कि तिब्बती गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली यहां पे बोल रहे हैं, देखिए तिब्बतन, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सिल गवर्नमेंट बेस्ड। ठीक है, चलिए यहां पे बोल रहा है क्या, तिब्बती स्टाइल का जो यहां पे गवर्नमेंट बेस है, जो एक्सिल जो कि थोड़ा सा देश के बाहर है हमारे ऐसा, तो उसको यहां पे कहां पर बेस्ड है। 4 ऑप्शन हमारे पास में, दिल्ली, ठीक है, धर्मशाला, तीसरा क्या बोल रहा है लंदन, और चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पे बीजिंग। ठीक है, मैं इसको यहां पे एक बार तो आपके चौथा ऑप्शन के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो स्पेसिफिकली यहां पे अभी देखिए आपको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां बोल रहा है जो तिब्बती गवर्नमेंट है उसके यहां पे गवर्नमेंट बेस जो है, बाहर निकाला हुआ गवर्नमेंट बेस, वो यहां पर कहां सिचुएटेड है। ठीक है, तो अपने पास में 4 ऑप्शन कौन से, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, धर्मशाला, लंदन और बीजिंग। तो अब यहां पे लंदन जो है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एशिया वाला पार्ट में नहीं आता, ये ब्रिटेन के पार्ट में आता है। एक ऑप्शन तो गया। ठीक है, बचा गया दिल्ली, धर्मशाला और बीजिंग। बीजिंग यहां पे जो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बेस है, तो यहाँ पे बीजिंग में जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, बी भी गया। अब बचा दिल्ली और धर्मशाला। आप बोलोगे यहाँ पे सर दिल्ली होना चाहिए क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है, यहां पर सब चीजें गवर्नमेंट बेस होते हैं, बट भाई यहां पे ये चीज नहीं होती है क्योंकि यहां पे कौन सा है, तिब्बती राज्य है। ठीक है, तो यहां पे अगला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, धर्मशाला। ठीक है,
धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला। तो यहां पर जो मैदान है, जो मैदान बोल रहे, जो अपना गवर्नमेंट बेस है, ठीक है, यहां पर इसका स्पेसिफिकली इसको बाहर निकाला वाला पार्ट में साथ में जुड़ता है। क्यों? जो हिमाचल प्रदेश है ये चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जहां पे क्या होता है, तिब्बत एरिया जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां पे क्या स्पेसिफिकली, इसका आंसर जो है वो हुआ बी। ठीक है, बी के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 13th में आते हैं। हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज नोन एज दी, ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, माने कि जो मॉडर्न नर्सिंग है यहां पर उसकी फाउंडर जो है वो कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास में कौन से बोल रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, दूसरा बोल रहा है मदर टेरेसा, तीसरा क्या बोल रहा है मोनालिसा, और चौथा यहाँ पे क्या बोल रहा है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में 4 ऑप्शन, जिसको इनको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, फादर ऑफ नर्सिंग। ठीक है, फादर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। मदर टेरेसा जो है इनको यहां पे नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि ये बहुत काइंड लेडी थी। ठीक है, मोनालिसा जो थी यहाँ पे इनकी पेंटिंग है यहाँ पे, ठीक है, मेडेटोसाज वाले स्टेडियम में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास सरोजनी नायडू, ये क्या इंडियन लेडी थी, साउथ इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नहीं थी क्योंकि इनका नर्सिंग से कोई भी रिलेशन नहीं था। ठीक है, मोनालिसा का भी यहाँ पे नर्सिंग से कोई रिलेशन नहीं था। मदर टेरेसा थी, ये यहाँ पे मदर थी, सबकी सेवा करती, लेकिन नर्सिंग से इनका रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्यों? क्योंकि इनको फादर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है, प्लस ये क्या थी, लेडी भी था, लैम्प के नाम से जानी थी। हमने 2 क्वेश्चन पहले इनका क्वेश्चन निपटाया है यहां पर साथ में। ठीक है, इसलिए इनको यहां पे मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी कहा जाता है, नर्सिंग की फादर भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी इसकी हुई करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हुआ दोस्तों हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। ठीक है, माने क्या, मोनालिसा की सबसे जो फेमस पेंटिंग है ये यहां पर किसने बनाई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास में, पिकासो, गुची, ठीक है, एमएफ हुसैन और लियोनार्डो दा विंची। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग 2 ऑप्शंस को काटेंगे। कौन सा? गुची को, क्योंकि गुची क्या है, कपड़े का ब्रांड है। ठीक है, ये गया। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एमएफ हुसैन, ये हमारे यहाँ पर हैं हुसैन साहब, हमारे बहुत अच्छे पेंटर है, आर्टिस्ट है, लेकिन उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो नहीं बनाई थी। ठीक है, पिकासो और बचे दा विंची, ये जो है हमारे पेंटिंग के दुनिया के 2 सबसे बड़े नाम हैं। ठीक है, सबसे मतलब सबसे बड़े नाम है यहां पर, तो इनके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो यहां पे स्पेसिफिकली मोनालिसा की पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, ये समझ लीजिए उस समय के बहुत वेल नोन पेंटर थे और ड्राइंग आर्टिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया था। ठीक है, तो मोनालिसा की पेंटिंग जो थी यहां पर ये इतनी ज्यादा फेमस और इतनी ज्यादा वेल नोन क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे हमारे जो विंची साहब थे, इनकी यहाँ पे कारीगरी में जो कलाकारी थी उसमें क्या स्पेशलिटी थी, यहां पर जो उनकी पेंटिंग थी उसमें क्या था, ऑल एंगल सेम डायरेक्शन का यहां पे फॉर्मूला जो था वो पुट किया था उन्होंने। ठीक है, मतलब कि इस पेंटिंग में ऐसा था कि जहां जो मोनालिसा जो थी, जो यहां पे बैठी हुई थी, वो ऐसा था कि जब आप उनको यहां पे देखेंगे तो आपको लगेगा चाहे किसी भी एंगल से देख ले, चाहे उनको समझ लीजिए यहां पे उनकी पेंटिंग है, अगर आप उनको डायरेक्ट से यहीं से देखते हैं या फिर आप उनको यहीं से देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से ऊपर से नीचे से किसी भी एंगल से देख लेंगे, आपको ऐसा महसूस होएगा कि वो पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको देख रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या था, ऑल एंगल्स, ठीक है, सेम डायरेक्शन, माने क्या, हर दिशा से आप देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे, स्टिल फोटो आपको सेम दिखेगी। ठीक है,
तो ये जो यहाँ पे कलाकारी है, ये यहाँ पे किसने की थी? यहाँ पे लियोनार्डो डा विंची ने इस चीज को इजाद किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है दोस्तों, यहां पे बोल रहा है, ठीक है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन ईमेल एंड ऑनलाइन कन्वर्सेशन, ठीक है, टू डिस्क्राइब और कन्वे मूड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर ईमेल में या किसी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, इसमें मान लीजिए एक पर्सन का मूड को किसी को बताने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इमोटिकॉन, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्माइली, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, पिक्चर्स, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे, फ्लेम्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फ्लेम्स होती थी, ये क्या करती थी, यहाँ पे समझ लीजिए फोटो को लाइक करने के लिए जो पार्ट था यूज होता है, मतलब बताने के लिए आपकी फोटो जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है, दूसरे यहाँ पे जो पिक्चर्स है, ठीक है, पिक्चर्स जो है यहाँ पे इजीली एक तरीके से जीआईएफ के फॉर्म पे चलती है, फोटो की तरह बताती है, मतलब ये बताते हैं कि यहाँ पे पर्सन जो है वो करंट है कहाँ पे, या फिर वो करंट भेजना कहना क्या चाहता है। ठीक है, तीसरा क्या, स्माइली, स्माइली से सिर्फ आपको ये पता चलता है करके ऐसा कि आप जो है वो खुश हैं, या फिर आपने एक तरीके से अच्छा बर्ताव जो है यहाँ पे महसूस किया है, तो ये स्माइली से पता चलता है। चौथा ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए क्या था, बोलता है इमोटिकॉन। ठीक है, इमोटिकॉन जो है यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि जब आपने देखा हो कभी भी आप अपना व्हाट्सएप का लिस्ट खोलते हैं, यहां पे ऐसा करके आइकन बना रहता है करके, आप जब इसको टच करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइंस सारे इमोटिकॉन्स मिलते हैं ना, एक रहता है जिसमें ऐसा रहता है सिंपल सा स्माइली, एक रहता है जिसमें यहाँ पे आपका रहता है एंग्री, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसा रहता है आपका रहता है कि स्लीपिंग वाला, ठीक है, फिर एक यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे रहता है चश्मे वाला ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको इमोजीज मिलते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपकी भावना जो है वो यहाँ पे सामने वाले के प्रति जो है वो व्यक्त हो जाती है। ठीक है, तो इमोटिकॉन्स हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यहां पे क्या बोल रहा है, www was invented by, ठीक है, माने कि WWE नहीं है भाई, यहां पे वर्ल्ड रेसलिंग वाला नहीं है, www का क्या माने होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारे यहाँ पे इंटरनेट का जो मेन चीज है, ठीक है, ये यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्टीव जॉब्स, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इलॉन मस्क, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं हमारे यहाँ पे अगले इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। तो देखिए भाई, बिल गेट्स जो है यहाँ पे किसी चीज के फाउंडर नहीं है, ये ओनर हैं। ठीक है, किसके, माइक्रोसॉफ्ट के, है ना, तो ये जो है ये हुआ गलत आंसर। दूसरा क्या है, स्टीव जॉब्स, ये भी क्या है, ओनर हैं। ठीक है, किसके, एप्पल के, जिसके आईफोन्स आते हैं, आईपैड्स आते हैं, मैकबुक आते हैं, तो ये भी हुआ गलत। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इलॉन मस्क, ये क्या है, ये भी ओनर हैं। ठीक है, किसके, टेस्ला एंड स्टारलिंक। ठीक है, दो कंपनियों के यहां पे ये ओनर हैं, तो ये भी हो गया कैंसल। तो बचे कौन, सर टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इंटरनेट का आविष्कार किया था। बिल्कुल, तो इंटरनेट का आविष्कार करने के साथ साथ में उन्होंने इंटरनेट को किस चीज के माध्यम से लेकर आए थे, तो वो था यहां पर www। ठीक है, माने क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मीनिंग आप लोग कैसे समझ सकते हैं, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया का, ठीक है, वाइड माने कि हर एक कोने का, हर एक जगह का, वेब माने क्या, इंटरनेट के थ्रू यहां पे इंफॉर्मेशन लाना, एक तरीके का जाल बिछाना। ठीक है, वेब का मतलब क्या होता है, जाल। ठीक है, तो यहां पे एक ऐसा जाल बिछा के रखा था उन्होंने, जिसमें आपको सब चीजों की इंफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से आपको यहां पर इजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहे हैं यहां पे, हु सेड दिस टर्म एट टू ब्रूट। ठीक है, इन
विलियम शेक्सपियर नॉवेल जूलियस सीजर। ठीक है, माने कि यहां पर जूलियस सीजर की एक नॉवेल थी, एक उसकी कथा थी, सॉरी जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर की यहाँ पे कथा थी, एक नॉवेल थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलियस सीजर। आप सभी ने इसको पढ़ा होगा किसमें, अपनी 10वीं कक्षा के इंग्लिश के चैप्टर में। ठीक है, हम मेरे को आज भी याद है कि जब मैं यहाँ पे सीबीएसई पढ़ रहा था, हमारी क्लास में भी, हम लोग 10वीं क्लास में जब मैं था, तब यहाँ पर 10वें नंबर का चैप्टर होता था जिसका यहाँ पे एक नाटक होता था। उस नाटक का नाम था जूलियस सीजर। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, मार्कस ब्रूटस, अलग अलग टाइप के उसमें कैरेक्टर्स होते थे। तो यहां पे ये जो बोल रहे हैं डायलॉग है एट ट्यू ब्रूट। ठीक है, तो यहां पर ये डायलॉग जो है किसने कहा था। ठीक है, तो यहां पे हमारे 4 ऑप्शन कौन से हैं। ठीक है, शेक्सपियर, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ब्रूटस। ठीक है, तीसरा सीजर, और चौथा क्या पे बोल रहा है, हेनरी। ठीक है, तो अब यहां पे इस वर्ड का जो मीनिंग है एट टू ब्रूट, मतलब कि अब तो तू निकल गया। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्ट, ये जो थे यहाँ पे, ये थे मेन इसके क्या थे, ओनर को समझ लो या समझ लो राइटर, जो भी थे डायरेक्टर। आपको इनको जो बोलना है सब आप लोग इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का पूरा यहां पे था। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि करेक्ट आंसर कौन सा है, सीजर। जूलियस सीजर जो उसमें किरदार था, उसने क्या कहा था यहां पे, एट ट्यू ब्रूट, माने क्या कि मार्कस ब्रूटस अब तेरा काम खत्म। ठीक है, यहां पे इसका मीनिंग इसका ये होता है। ठीक है, ब्रूटस जो इसमें कैरेक्टर था और हेनरी भी जो था वो कैरेक्टर था। तो बाकी 3 ऑप्शंस भी हमारे हो गए यहां पर गलत। क्यों, क्योंकि जूलियस सीजर का जो ऑप्शन है ये होता है एकदम सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे वीडियो के एंडिंग वाले पार्ट में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग मैच। ठीक है, माने कि इनमें से कौन सा है जो यहां पर एक सही मैच नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, पहला विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो है ये बिल्कुल सही मैच है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर को इसमें लिखा हुआ था। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये क्या है, महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किस लिखा था, स्टीफन हॉकिंग्स। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, द रोड। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, मेरे को देखने में दिक्कत जा रही है। ठीक है, अरे हाँ, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या था, बोलता है विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, ये जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग्स। हाँ जी, ये भी करेक्ट है। ये सभी, ये तीनों लोग हैं, इन्होंने यही सारे आपने कथाएं लिखी है। और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द रोड अहेड, स्टीव जॉब्स। भाई ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्टीव जॉब्स जो है उन्होंने कभी भी बुक नहीं लिखी है, वो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, और फाउंड करने के 4 साल बाद ही वो निपट गए। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों की जोड़ी जो है वो नहीं जमती है। ठीक है, डी हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। बोल रहा है विच एज, ठीक है, इन इंडियन हिस्ट्री इज रेफर्ड टू अ गोल्डन एज, माने क्या कि इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कौन सा समय था जिसको यहां पे स्वर्ण दौर या फिर स्वर्ण गोल्डन एरा के टाइप से इसको माना जाता है। ठीक है, पहले बोलते हैं क्या, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, दूसरा क्या बोला यहाँ पे, मुगल एम्पायर। तीसरा यहाँ पे कौन सा है, इंग्लिश एम्पायर। चौथा कौन सा यहाँ पे, मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं इसको साइड कर दे रहा हूं। यहां पे आता है बोल रहा क्या, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, मुगल एम्पायर। तीसरा इंग्लिश एम्पायर, और चौथा क्या, मौर्य एम्पायर। तो दोस्तों यहां पे मुगल एम्पायर थे, उसको यहां पे कभी भी गोल्डन एरा नहीं कहते थे, क्योंकि मुगल जो थे उन्होंने यहां पे अपने इंडिया को जो था, मतलब एक तरीके से कुछ कुछ अच्छे लीडर्स होते हैं, जैसे कि मोहम्मद अकबर हो गया, बहुत सारे लोग हुए यहाँ पे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गए करके, ऐसा बहुत लोग थे, उन्होंने यहाँ पे ग्रेट ग्रेट लीडर्स दिए, लेकिन यहाँ पे उसको गोल्डन एरा जो है वो
नहीं कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश एम्पायर यहाँ पे जुल्मी होती थी करके, इसलिए ये चीज नहीं कहलाएगी, ठीक है। मौर्य एम्पायर जो थे हमारे बहुत पुराने थे, बट ये स्वर्ण दौर नहीं था, इसको हम लोग क्या रजत दौर कहते हैं। और बच्चा कौन सा हमारे पास में, गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्त एम्पायर बोलते हैं ना, चंद्रगुप्त एम्पायर। तो यहां पे जो थे गुप्त एम्पायर, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, स्वर्ण अवसर, सॉरी स्वर्ण द्वारा, ठीक है, माने गया गोल्डन एज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, द 2020, ठीक है, बुकर, द 2020 बुकर प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू, ठीक है। अब हमको समझना है सबसे पहले बुकर प्राइज क्या है। तो बुकर प्राइज क्या है, एक ऐसा टाइप का प्राइज है जिसमें आप पे बेस्ट बुक्स जो है वो लिखी जाती है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस कौन से हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा बोल रहा है, डगलस स्टीवर्ट, ठीक है, इन्होंने क्या लिखी यहाँ पे, शुगी बेन। उसके बाद में चौथा क्या, दूसरा बोल रहा है यहाँ पे एन फ्रैंक और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, विलियम शेक्सपियर और कॉमेडी ऑफ एरर्स। और चौथा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शोभा डे स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों यहां पे क्या है, राइटर्स भी हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में जैसे 4 ऑप्शन कौन सा है, डगलस स्टीवर्ट, यहां पे ये हो गया आपका। फिर एने फ्रैंक जो है इन्होंने बहुत पहले लिखा हुआ था, तो ये इस चीज का यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं जमेगा। विलियम शेक्सपियर ने इस चीज को यहाँ पर नहीं लिखा था, तो ये भी करेक्ट आंसर जम गया, ठीक है। सॉरी, इनकरेक्ट आंसर हुआ। शोभा डे जो है यहाँ पे स्पीड पोस्ट को इन्होंने लिखा था, लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला था, तो बच गया कौन से, डगलस स्टीवर्ट, मतलब जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा था स्ट्रगल बीन, ठीक, स्ट्रगल बेन, सॉरी। तो इन्होंने ये जो यहाँ पे बुक लिखी थी, इसके लिए उनको यहाँ पे क्या मिला, उनको इधर पे मिला कौन सा, बुकर अवार्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये सारे थे यहां पे एम्स 2020 और 2021 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, ठीक है। ये यहां पे जो प्रॉपरली सवाल है, ये यहां पे 2020 और 21 के एम्स के यहां पे पेपर में जीके सेक्शन के लिए पूछे गए थे। आपने देखा होगा इसमें कोई भी यहां पे एकदम करंट वाला पार्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि करंट वाले पार्ट के हमने जो क्वेश्चंस थे हमने पिछले वीडियोस में देख लिए थे, जिसमें कौन सा था, नाटो नाटो जो प्रॉपरली गाना था उसको यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये सब चीजें यहाँ पे एम्स की जो है प्रॉपरली क्वेश्चन में पूछी गई थी 2023 के में, 2022 के में, और 21 और 20 में ये सब चीजें भी पूछी गई थी। तब तक दोस्तों चलो, तब तक के लिए आपको यहाँ पे शुभ रात्रि, शब्बा खैर, एंड स्टे ट्यून्ड विद भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल।